अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। मैं मोहम्मद तारिक रशीद कुरैशी आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। डिस्क्लेमर: ये वीडियो खासतन तालीमी मकासद के लिए पेश की जा रही है। इसको किसी भी तरीके से आपने सरमायाकारी के मशवरे के तौर पर नहीं लेना। ऑनलाइन तजारत और ऑनलाइन सरमायाकारी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। साथ ही साथ इसमें आपके सरमाए को भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरात लाहक होते हैं। इसलिए किसी भी किस्म का ऑनलाइन तजारत और ऑनलाइन सरमायाकारी करने का फ़ैसला करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आप गवर्नमेंट की सर्टिफाइड और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा करें। इस मशवरा के दौरान अपने मुआशी हालात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो भी मौक़े चार्ट पर आपको दिखाए जाते हैं वो माजी में हो चुके, उन्हें हालिया मार्केट के हालात की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसमें लिक्विडिटी की कमी या कोई बहुत बड़ी सियासी व मुआशी खबर जो उससे पहले कभी ना आई हो और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी ला सकती हो। इसलिए माजी में हुई कारकर्दगी को मुस्तकबिल के नतायज का ज़ामिन नहीं करार दिया जा सकता। जी, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो जो थी मेरी वो काफ़ी लेंथी हो गई थी, जो कि शायद 1 घंटा 20 मिनट की थी, और आइंदा से मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं नॉर्मल शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ ताकि उसमें आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और एकदम ज़्यादा लोड पड़ने से आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने फॉरेक्स की बेसिक के बारे में आपको बताया था। फिर उसके बाद MT4 जो कि मैंने अपना ब्रोकर मैंने आपको बताया था कि जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने एक्सएम के ब्रोकर से MT4 डाउनलोड किया था। आप किसी भी ब्रोकर से MT4 डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी ब्रोकर के अकाउंट पर MT4 का डेमो अकाउंट बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको MT4 का डेमो अकाउंट बनाने का तरीका भी बताया था एक्सएम के ऊपर। तो मैंने कहा ये आपकी चॉइस है। मेरा चूँकि ब्रोकर मैं बड़े अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक्सएम को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए मैं एक्सएम से मैं ज़्यादा फेमिलियर था, तो इसलिए मैं एक्सएम पे कर रहा था। तो आप किसी भी ब्रोकर पे कर सकते हैं जो आपकी चॉइस हो या आपको जो समझ आए। तो लास्ट मैंने जो आपको बताया था फाइल का टैग के अंदर जितनी भी ऑप्शंस थी उन सबको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको बारी बारी। आज जो है मैं आपको व्यू के बारे में बताऊंगा। व्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब व्यू में सबसे पहली ऑप्शन लैंग्वेज की है। लैंग्वेज से आप समझते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सारे इंग्लिश यूज़ करते हैं तो वो इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद टूल बार्स पर आ जाते हैं। टूल्स बार में हमें ऑप्शंस आती हैं स्टैंडर्ड, चार्ट्स और लाइन स्टडीज़ और टाइम फ्रेम की। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, यहाँ से हम इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने अगर टाइम फ्रेम को ऑफ किया है तो ये देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम आ रहा था जो कि अब ऑफ हो गया है। और ये टाइम फ्रेम जो होते हैं, मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। टाइम फ्रेम जो होते हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होते हैं एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। इसमें मैं आपको फॉरेक्स रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स कैसे लगाई जाती हैं, रेजिस्टेंस कैसे लगाई जाती हैं। तो ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं उसकी लगाई गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतनी स्ट्रांग होती है। ये पॉइंट मेरा फॉलो कर लें। अब जैसे वहाँ से ये जितने आइकन हैं ये 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं एपिक पेन भी मैंने इंस्टॉल कर लिया ताकि आप लोगों को बाकायदा मार्क करके इसके बारे में मैं बताता जाऊं। अब टाइम फ्रेम जो है ना, ये वाला बार जो है ये सारे टाइम फ्रेम दिए गए हैं। ठीक है। अब इसमें M1 का मतलब है 1 मिनट, M5 का मतलब है 5 मिनट, M15 15 मिनट, M30
30 मिनट, H1 1 आवर और H4 4 आवर्स, D1 फॉर डे 1 और W1 फॉर वीक 1 और MN फॉर 1 मंथ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अब इसमें साथ साथ टच भी देता जाऊं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने इसका टाइम फ्रेम मैं M1 करता हूं, तो M1 के अंदर जो है ये जो एक कैंडल है, मैं इसको कलर चेंज करके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो मैं वाइट करके मैं इसको बताता हूं आपको कि ये जो मेरी एक कैंडल बनी है, ये जो मेरी एक कैंडल बनी है ये 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है, इसी तरह अगर टाइम फ्रेम M5 करता हूं तो ये जो मेरी कैंडल बनी है, एक कैंडल जो है ये 5 मिनट की है। कोई भी एक कैंडल जो है वो हर 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद एक नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूं 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में हर एक कैंडल जो ये बन रही है ये 15 मिनट की कहलाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह मैं अगर अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा आगे आता हूं तो अगर मैं टाइम फ्रेम H1 करता हूं तो ये हर एक कैंडल जो बन रही है वो 1 आवर की है। ये वाली अब कैंडल 1 आवर की है। इसी तरह मैं आ जाता हूं H4 के ऊपर, तो H4 के अंदर ये जो मैंने अब सिलेक्ट किया हुआ चार्ट, इसकी हर एक कैंडल 4 घंटे की है। मतलब ये 4 घंटे जब कंप्लीट होते हैं, जैसे आजकल सर्दियों में आप देख लें कि जो है ना इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये जितने भी हैं ये सब 1 आवर प्लस करते हैं। ठीक है, 1 आवर टाइम को आगे लेके जाते हैं। तो हमारी आजकल सर्दियों में जो है मार्केट क्लोजिंग जो होती है वो रात को 3 बजे होती है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और 4 बजे ओपन होती है। इट्स मीन कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 4 बजे ओपन हुई और सुबह 8 बजे इसके 4 घंटे कंप्लीट हुए, तो ये एक कैंडल कंप्लीट होगी। और जैसे ही 8 बजेंगे, 8 बजे से ये नई एक कैंडल स्टार्ट हुई और ये कैंडल जाके जैसे ही 12 बजेंगे तो ये एक कैंडल कंप्लीट होगी, ये 12 बजे के। इस तरह ये 4 आवर्स है। अब मैं अगर आता हूं इसके ऊपर D1 के ऊपर, ठीक है, तो D1 में ये हर बनने वाली कैंडल जो है वो 1 डे की है, वो 1 डे की है। और ये कैंडल जो है मतलब हमने एक ट्रेडर जो है, फॉरेक्स ट्रेडर जो है, वो सबसे पहले, अब जैसे पाकिस्तान में हम जो है सबसे पहले अगर सुबह उठते हैं तो उठने के बाद चूंकि अगर वीक स्टार्ट हो गया हुआ तो हम सबसे पहले डे की कैंडल को देखते हैं कि डे जो क्लोज हुआ है कल, उसका क्या इफेक्ट है, उसके क्या रिजल्ट हैं। वो जब आप कैंडल स्टडी करना पड़ेंगे और फिर जब आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर आएंगे तो उसकी स्टडी आपको समझ आएगी, तो फिर आपको पता लगेगा कि डे की कैंडल का क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं W1, तो ये हर कैंडल वीक की है। ठीक है, और जब हम करते हैं MN मंथ, तो ये हर कैंडल मंथ की है। ये हर कैंडल जो बन रही है वो एक मंथ की है। ये वाली कैंडल एक मंथ की है, मतलब 1st ऑफ एवरी मंथ स्टार्ट होती है और 30, 31 या 28 फरवरी को जैसे ही मंथ क्लोज हुआ तो ये कैंडल क्लोज हो जाती है और अगले मंथ की कैंडल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताया। ये टाइम फ्रेम हम यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको व्यू के थ्रू बताया टूल्स बार के अंदर कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम लगाने का क्या तरीका। अब इसमें एक चीज है चार्ट्स, मतलब अब मैं देखता हूं चार्ट्स को मैंने ऑफ किया तो ये बेसिकली चार्ट्स के लिए है कि चार्ट्स का डिस्प्ले ऑन होता है इसके जरिए। ठीक है,
चार्ट्स की सेटिंग जो ऊपर आ रही होती है, अब मैं आपको बताता हूं दोबारा, ये मैंने ऑन किया तो ये चार्ट से रिलेटेड जितनी स्टडी थी वो सामने पैनल में ऊपर आ गई। ठीक है, मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बताता हूं कि ये वाली स्टडीज जितनी भी है ये चार्ट से रिलेटेड स्टडीज हैं। ठीक है, ये चार्ट से रिलेटेड स्टडीज इसमें ऊपर आ गई। तो ये हमारा चार्ट का होता है। अब चार्ट में क्या होता है, चार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां आके ये खत्म हो रहा है। ठीक है, अब चार्ट के अंदर क्या क्या कुछ है तो मैं आज आपको चार्ट के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट के साथ साथ ना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएंगी, सारी जो डिटेल में आनी होती हैं कि अब टाइप्स ऑफ कैंडल्स कितनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ट से रिलेटेड है तो टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स के अंदर स्टडीज चलती है। एक होती है, ये कहलाती है बार। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं आगे भी आपको चल के, या आप यहीं पर देख लें कि अगर मेरा ये चार्ट का जो है इसका मैं कलर डिस्प्ले या वो मैंने चेंज करना है तो वो कैसे करना है। मैं राइट क्लिक करूंगा माउस का, ठीक है, चार्ट के ऊपर रख के और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी सेटिंग करना चाह रहा हूँ। अब हमारा बैकग्राउंड है ब्लैक तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से जाके वाइट। ठीक है, अब मेरा बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। फोरग्राउंड हमारा ये जहां पर फिगर्स लिखी हुई आ रही हैं ये कहलाती हैं। ठीक है, अगर व्हाइट के साथ मैं इसको व्हाइट कर दूंगा और फिगर्स मेरी व्हाइट लिखी हुई हैं तो ये डिस्प्ले में नहीं आएंगी, तो मैं फोरग्राउंड को मैं रखूंगा ब्लैक। ठीक है, कि ये जो फिगर्स मेरी ये सारी ये ब्लैक में आएंगी। फिर ग्रिड को हम, ये जो ग्रिड, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं ये ग्रिड कहलाते हैं। ठीक है, कि और इनको आप रखना चाहें तो रख लें या ग्रिड को ऑफ भी करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। अब जो मेरा बेसिकली जो मेन चीज है वो अब बार अप, हम जो ज्यादातर मैं जो कलर्स यूज करता हूं बार अप में या ब्लू यूज करता हूं या ग्रीन यूज करता हूं। तो ये बार अप का मैं कलर इसका सेट कर रहा हूं ग्रीन। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कर दिया। अब बार डाउन का कलर जब मैं ये कलर सेट कर दूंगा ना, फिर चाहे मैं ऊपर से कैंडल टाइप्स चेंज भी करता रहूंगा तो ये उसी में सेटिंग जाती रहेगी। ठीक है, फिर मैंने बार डाउन का कलर इसमें लाइन में मैंने इसको कर दिया रेड, कि जब बार डाउन जाए तो रेड कलर आए। अब बुल कैंडल, बुल कैंडल क्या होती है, बुल कैंडल का मतलब है, आपने कई दफा सुना होगा न्यूज में भी और उसमें भी, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड मीन, बुल कैंडल मीन जब मार्केट ऊपर को मूव करती है, बाइंग ट्रेंड में चलती है तो बुल कैंडल बनती है। ये बुल कैंडल का आउटर फ्रेम है। तो मैं इसके आउटर फ्रेम को, चूंकि बुलिश ट्रेंड मैंने, मेरी बार अप जो थी तो वो ग्रीन थी, तो मैं इसका बुल कैंडल का जो आउटर वो चैनल लाइन है मैं उसको भी ग्रीन कर देता हूं ताकि ये एक जैसे में दिखने में लगे। अब इसमें आ जाती है अगली बियर कैंडल। ठीक है, बियर कैंडल आपने सुना होगा, बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड मीन कि नीचे का ट्रेंड, मार्केट गिर रही है, प्राइसेस गिर रही हैं, कोई भी चीज हो, कोई भी पेयर हो, बेयरिश है जी, बात होती है बेयरिश है जी, मार्केट बेयरिश है। बेयरिश का मतलब ये है कि मतलब मार्केट ड्रॉप हो रही है, प्राइसेस गिर रही हैं। अच्छा, इस चीज के साथ साथ मैं अब क्या करता हूं, बियर कैंडल, चूंकि मेरी बार डाउन जो है रेड है, मैं बियर कैंडल का भी आउटलाइन को मैं रेड कर देता हूं ताकि मेरी पूरी की पूरी बार जो है वो रहे। अब मैं इसमें लाइन ग्राफ चूंकि हमने यूज नहीं करना तो इसकी सेटिंग मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं जैसे ही ओके करता हूं, अब ये देखें ये मुझे डिस्प्ले में यहां शो कर रहा है कि हर बार डाउन जो है वो कंप्लीट रेड और उसकी विक और वो चीजें रेड में आ रही हैं, और बार अप जो है वो ग्रीन और उसकी विक और आउटलाइन टोटल ग्रीन में आ रही है। जब मैं ये सेटिंग करूंगा तो ये मेरा इस तरह से ग्राफ आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि ये मैंने सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए बताया कि मैंने ये मैं आपको बता रहा था कि व्यू के अंदर
टूल बार के अंदर चार्ट का जो ऑप्शन है वो ये वाला है, वो ये वाला ऑप्शन है। अब इस चार्ट के अंदर जो स्टडी आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या क्या चीज है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि 3 टाइप्स ऑफ जो है ना हमारे बार्स होती हैं या इसमें होती है, उसमें बेसिकली बार्स की या कैंडल्स की जो टाइप है वो 2 है, और तीसरी जो है वो लाइन स्टडी है। तो दुनिया भर में मोस्टली जो यूज की जाती है वो, अब मैं इसका चेंज करता हूं, ये हमारी कैंडल स्टडी कहलाती है, ये कैंडल कहलाती है। ये देखिए मैंने इसको कैंडल में कन्वर्ट किया तो ये सारी की सारी कैंडल्स बन गई। और दूसरी स्टडी जो कि मेरी बेसिक स्टडी और जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मानी स्टडी है, वो वॉल्यूम स्प्रेड की एनालिसिस स्टडी है। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बार। अच्छा, अब ये बार जो है वो आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारी, जब मैं आगे चल के वीएसए की बार स्टडी के ऊपर आऊंगा, जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बार स्टडी है, तो उसमें मैं आपको बार्स भी अपनी दूंगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की स्टडी के अंदर हमारी जो बार होती है वो बार कहलाती है, ये बार जो है ये कहलाती है OHLC, OHLC। और कैंडल स्टिक जो है ये कैंडल स्टिक कहलाती है। और इसमें भी जो है ना, मैं आपको पहले ये बता दूं कि OHLC ये क्यों कहलाती है। O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो और C फॉर क्लोज, ठीक है। और इसमें कैंडल स्टिक में भी ये चारों ऑप्शन नजर आ रही होती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। लेकिन जो हमारी आगे जो बार आएगी वीएसए के अंदर, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर, वो कहलाती है HLC। उस बार में ओपन नहीं होता। वो बार मेरे पास मुझे बकायदा मेरे मेंटोर की तरफ से डिज़ाइन हुई मिली है, बकायदा प्रोग्राम करवाई गई है, ठीक है। और अब तो वो इंटरनेट पे मुख्तलिफ जो MT4 MT5 के जो इनके अपने वेबसाइट है वहाँ पर भी वो आपको मिल जाती है। लेकिन जिस जिसको चाहिए होगी वो मुझसे मैं बताऊंगा, मुझसे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर लेगा, तो उसको मैं HLC बार जब VS से स्टार्ट करेंगे तो वो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि जिसको आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो वो ये कोई इंडिकेटर टाइप कोई चीज़ ऐड करनी है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अब तीसरी स्टडी जो होती है वो लाइन बार होती है, जिसमें ऐसे आप देख रहे हैं कि ये लाइन चल रही है। दुनिया में लोग यूज करते होंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में हम लोग इसको यूज नहीं करते, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। और ना ही मैं सीधी सी बात बताऊं कि मेरे पास इसमें कोई स्टडी है या मैंने इसको स्टडी किया है या बेसिक्स इसकी क्या है। तो लेकिन बेसिक जो मेरा स्टार्ट था, जब मैंने 2004 में पढ़ना शुरू किया तो मैं कैंडल स्टिक से स्टार्ट हुआ था। और कैंडल स्टिक से स्टार्ट करके मैं 18-19 तक मैं कैंडल स्टिक की स्टडी के ऊपर रहा, ठीक है। फिर कैंडल स्टिक के बाद मैंने 2018 में या 19 में मैंने फिर VSA का मेंटोरशिप ली अपने टीचर साजिद गौरी साहब से, और फिर मैंने VSA को पढ़ा। और मैं अब VSA जो कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कहलाता है, मैं उसकी स्टडी करता हूँ और उसी की बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं आपको शायद आप पहले देख भी रहे हो कि ये भी मेरे जो चार्ट हैं इसमें अभी नहीं है। तो मैं जो है ना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लाइन अब ये आ गया प्लस का आइकन और ये माइनस का आइकन, ये जैसे पढ़ा भी जा रहा है, जूम इन है, ये जूम आउट है, ठीक है। इसको अगर हमने चार्ट को बढ़ाना है तो ये जूम इन करते जाएंगे, ठीक है, साइज बड़ा होता जाएगा। इसका साइज छोटा करना है तो जूम आउट करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। ये जूम इन या जूम आउट जो है ना, स्पेशली जूम इन अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है, बड़े गौर से हम देखना चाहते हैं कि लेवल कहाँ पे टच हुआ है, क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको देखने के लिए हम जूम इन कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये याद रखें, बेसिक में आपको बता रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपने चार्ट को हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादातर जूम आउट में चलाएं
और उतनी लिमिट में मतलब चलाएं जहां पे आपको चार्ट समझ आ रहा हो। तो इसमें आपको चार्ट बैकग्राउंड ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और आपको एरियाज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। अब ये मंथ है, चार्ट टाइम जैसे मैंने बताया था मंथ है, मैं इसको H1 पे कर लेता हूँ तो ये H1 की पोजीशंस बता रहा है। स्ट्रेटजी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी दूंगा, पूरी स्ट्रेटजी दूंगा और ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं सिर्फ ऑयल में ट्रेड करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर ग्रुप में लगा हो, कभी पाउंड में लगा है, कभी गोल्ड में लगा है, कभी USD JPY में नहीं। मैं सिर्फ ऑयल में ट्रेड करता हूं। ऑयल को मैं पहले गोल्ड में करता था, फिर मैंने गोल्ड को छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ ऑयल को ट्रेड करता हूँ, ऑयल पर ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है। अब अगला आइकन आ जाता है ये अरेंज विंडोज का। जैसे ये जो टैब्स आ रहे हैं इनकी मैं सेटिंग आपको आगे जाके बताऊंगा। जो बेसिक मेरी सेटिंग होती है वो मैं कैसे चलाता हूँ। मैं बेसिकली 2 टाइम फ्रेम को सामने सेट करता हूँ। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी जितने नीचे टैब खुले हुए ये सारे के सारे एकदम विंडो के अंदर सेट हो जाएंगे। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज भी बताता हूं। मैं अब क्या करता हूं, मेरे एट ए टाइम स्क्रीन जो है मेरी 2 टैब्स के अंदर डिवाइड हुई होती है और मैं फिर सारे के सारे टैब्स को उसी तरह डिवाइड कर लेता हूं। जैसे ये है सेम, मैंने इसको पहले टैब को सिलेक्ट किया, यहां पे रख के मैंने इसको ये कैच किया और ये मैं नीचे तक ले आया। अब मैं इसको यहां से कैच करता हुआ ये चार्ट डिस्प्ले एरिया के अंदर मिड में ले आया। अब मैंने से दूसरा टैब सेट करना है, मैंने इसको क्लिक किया, यहां से क्लिक करके मैं इसको इधर कॉर्नर में ले गया। ठीक है। और फिर मैं इसको डाउन एरो करके पूरा लाया और मैंने ये से एग्जांपल ये मैंने मिड करके 2 चार्ट सेट कर दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अब जैसे ये 5 मिनट का मैं कर चुका हूं। अब 15 मिनट मैंने खोला तो मैं इसको क्लिक करके यहां ले जाता हूं। ठीक है। और इसको क्लिक करके इस चार्ट के ऊपर ले आता हूं। अगला मैंने 1 आवर खोला, वो उधर सेट हुआ है। अब मैंने 4 आवर्स को खोला तो ये चार्ट स्मार्ट है। मैं इसको मेरी सेटिंग अमूमन यही होती है, मेरा H1 राइट हैंड पे होता है और M5 और M15 जो होता है वो मेरा लेफ्ट हैंड ऑफ द स्क्रीन पे एडजस्ट हुआ होता है। अब मैं ये यहाँ पे 4 आवर्स को ले आया। ठीक है। ये मैंने इस तरह इसको मैं आपको अपनी सेटिंग भी बताता जा रहा हूँ जो मेरी सेटिंग चलती है। डेली हमेशा मेरा राइट हैंड पे होता है। ठीक है। ये मैं राइट हैंड पे ले आया और मैंने डेली को सेट कर दिया राइट हैंड पे। ठीक है। और ये अगर से वाइट चार्ट है इसको, ठीक है, तो मैं इसको जो है ना मैं क्या करता हूं कि मैं मंथ इसका टाइम फ्रेम कर देता हूं। मेरा मंथ और जो वीक होता है मैंने आप अपनी सेटिंग में रख सकते हैं, वो भी मेरा हमेशा स्क्रीन पे राइट हैंड पे होता है, मेरे राइट हैंड पे होता है और ये इधर डिस्प्ले कर रहा होता है। अब ये स्क्रीन को आपको डिवाइड करना, बैलेंस करना और ये चीज़ है, ये आपने खुद देखना है कि अपनी स्क्रीन को खुद डिवाइड। एक चार्ट इसमें रहता है वो टाइम फ्रेम का, वो मैं ऐड कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि चार्ट कैसे ऐड किया जाता है। न्यू चार्ट करना है, मैं कोई भी पेयर ले लेता हूँ। ठीक है। मैं सेम अब आ जाता हूँ स्पॉट मेटल फ्यूचर में आके, क्योंकि ये याद रखें ऑयल आपको हमेशा CFD फ्यूचर में मिलेगा। मैं ऑयल का मैंने उठाया, ये चार्ट आ गया। ठीक है। इसके बैकग्राउंड तो मैंने आपको चेंज करने बता दिए। मैं इसको यहां पर ले आता हूं। ये मैं इसको यहां पर ले आता हूं और मैं यहां से इसको कैच करके नीचे ये मैंने किया और ये फिर मेरा चार्ट जो है यहां से मैं इसको स्क्रॉल करता हुआ इधर साइड पे ले आता हूं। अब मेरी सेटिंग, अब मैं इसको दे देता हूं टाइम वीक का। ये मेरा वीकली चार्ट आ गया। पेयर्स कोई भी मैं लगा सकता हूँ इसके ऊपर, किसी भी किस्म के जो मैं पेयर्स लगाना चाहूँ, या मैं अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं इसके ऊपर सबके ऊपर मैं ऑयल लगा देता हूँ। ठीक है। तो मैं ऑयल लगा के बता रहा हूँ आपको कि ऑयल कैसे लगना है। अब ये चूंकि मैंने करवाना ऑयल के ऊपर है तो ऑयल में मेरा वो है, तो मैं ऑयल जनवरी मैंने 23 उठाया, इसके ऊपर ड्रॉप किया, यहाँ ऑयल आ गया। सेकंड लिया मैंने
इसके ऊपर ऑयल जरूरी कैच करके यहाँ ड्रॉप किया, ये हो गया। ये कैसे करते हैं ये देखें, दोबारा बता रहा हूँ। मैंने अब खोला H1 का चार्ट उस तरफ, ये इधर आएंगे आप, ठीक है। इसको माउस के लेफ्ट से क्लिक करके कैच रखेंगे, कैच करके इसको आके इस चार्ट के ऊपर ड्रॉप किया आपने, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये H1 में आ जाएगा, ठीक है। फिर H4 पे टाइम फ्रेम पे आया तो यहां से कैच किया, इस पे ड्रॉप किया, ये H4 हो गया। इसी तरह डेली के ऊपर आया, डेली पे आके ऑयल को कैच करके यहां छोड़ा, ड्रॉप किया, डेली में ऑयल लग गया। मंथ में आया, मंथ में आके कैच करके इसको मैंने ड्रॉप किया तो ये मंथ में आ गया। अब वीक में आया, वीक में आने के बाद यहां से इसको कैच किया और इसके ऊपर ड्रॉप किया, ये वीक आ गया। अब ये देखिए मेरे टाइम फ्रेम नीचे आ गए, 5 मिनट, 15 मिनट, H1, H4, डेली, डेली के बाद मेरा मंथली आ गया, वीकली आना चाहिए था और ये आ गया वीकली। अब मैं इस वीकली को उधर कैसे लाऊंगा, मंथली से आगे कैसे लाऊंगा? मैं कहता हूं मेरा वीकली यहां आया और मंथली एंड में आ रहा हो, साइड उसकी वही रहेगी। तो मैंने वीकली को ऐसे कैच किया, कैच करके तो यहां मैंने मंथली के ऊपर ड्रॉप किया तो मंथली आगे चला गया और वीकली पहले आ गया। अब मेरा मंथली ये हो रहा है, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, आपको ये भी समझा दिया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करना हो तो मैंने ये क्लिक, ऐसे भी फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। यहां से क्लिक किया, ये वापस भी पोजीशन में आ गया। सेकंड फुल स्क्रीन करने के लिए इसको डबल क्लिक किया तो ये भी फुल स्क्रीन हो गई, ठीक है। यहां से मैंने आपको ये बताया कि ये चार्ट्स आप किस तरह सेट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये आ गया स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑफ द टिक इनकमिंग, और दूसरा आ गया शिफ्ट एंड। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं ना तो हमारा चार्ट बार को जब हमने इसको ऑफ किया होता है तो ये चार्ट हमारा पता लगता है कि ऐसे इसके नीचे बैक पे गया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट टिक फौरन डिस्प्ले पर रहे, इसके अंदर ना जाए, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। तो देखें लास्ट जो बार आ रही थी, अब हर लास्ट बार को ये यहां पे शो करेगा, चार्ट के बैकग्राउंड में नहीं जाने देगा। फिर हमें बात का कंफ्यूजन हो रही होती है कि यार ये बहुत कम गैप है तो थोड़ा सा चार्ट पीछे होना चाहिए, तो मैं इसको यहां पे इसका शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम राइट बार थोड़ा सा शिफ्ट करवाऊंगा। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब ये देखिए इतने गैप पे आ गया। तो अब मैं देखता हूं यार ये गैप बहुत ज्यादा है, या थोड़ा सा इस गैप को कम होना चाहिए था। तो मैं इसको यहां से, ये जो एरो इसमें जब वो उस आइकन को ऑन करेंगे तो ये एरो यहां पे आ जाएगा। मैं इसको यहां से कैच करके तो मैं इसकी लास्ट लिमिट पे जहां स्क्रॉल करके ले आया हूं। अब ये चार्ट मेरा इतना चलेगा, ठीक है। अब मेरा ये गैप कम हो गया, अब ये इतना चलेगा, क्योंकि वो बात का इतना अगर ये ना लगाया हो तो ये गैप बहुत कम होता है, फिर भी कंफ्यूजन हो रही होती है। तो हम इसको जो है ना ऑन कर लेते हैं, और ये हमने जब सेटिंग कर दी एक दफ़ा तो ये हर दफ़ा चार्ट ये यही तक ही रहेगा। अच्छा, अब इनका जब ये दोनों आइकन बटन ऑन हुए होंगे तो अगर हम बैक टेस्टिंग के लिए पीछे जाना चाहेंगे तो चार्ट पीछे नहीं जाएगा, एक लिमिट तक जरा सा जाएगा और रुक जाएगा, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो चार्ट वापस फिर आ जाएगा। ये अब देखें थोड़ी देर में चार्ट जो है ना ये वापस आ जाना चाहिए इसको। जैसे ही मैं इस पे ये मेरा बटन ऑन है, इसको आ जाना चाहिए, वैसे ये आ जाता है थोड़ी देर में। या मार्केट ऑफ है इसलिए ठहर गया होगा, क्योंकि मैं संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ऑफ है, तो इसलिए नहीं तो मार्केट रनिंग पोजीशन में हो, उधर टिक्स चल रही हो तो चार्ट फौरन वापस आता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमने अगर बैक जाके कोई डाटा देखना है या बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपको बताऊंगा कि उनको चेक करना है या एरियाज को मार्क करना है, तो हम पीछे जाना चाहेंगे। तो ये देखें मैं इसको कैच करके माउस के साथ लेफ्ट की के साथ कैच करके स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये स्क्रॉल पीछे को नहीं हो रहा। उसकी वजह ये लॉक है। जब भी हमने स्क्रॉल करना है इसको हम दोनों को ऑफ करेंगे। ये ऑफ करने के बाद अब हम अपनी स्टडी में जितना बैक पर जाना चाहेंगे जाएगी, लेकिन ये नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? ये मेरा भाई मंथ लगा हुआ है। मंथ का भी एक टाइम फ्रेम, एक लिमिट आती है। देखें मंथ में भी ये अगस्त 2001 से डाटा उठा रहा है,
बहुत बड़ा डाटा है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जब मैं लेके आया तो अब देखें आप, ये लॉक करूँ तो ये आ गई, ठीक है, और इसको ये शिफ्टर दबाया तो ये, इससे जहां पर हमने लॉक की हुई ना बस ये यहां तक इसी लिमिट से होगा। अब मैं इनको दोनों को ऑफ करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं मैं बैक स्टडी के लिए डाटा कैसे जाएगा। अब ये देखें, ठीक है, अब ये H1 का इसका जहां तक हमारा ये ब्रोकर डाटा दे रहा है ना, तो वो वहां तक डाटा जाएगा और हम पीछे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि अच्छा कहां पर लिमिट डाटा मूवमेंट किधर थी और क्या चीज थी, ये चीज हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये इसलिए होते हैं। अब हमने चूंकि रनिंग चार्ट के ऊपर करंट पोजीशन पे रहना होता है, तो हम कभी स्टडी कर रहे हो तो तब हम इसको ऑफ करते हैं, नहीं तो मेरे मोस्टली ये ऑन रहते हैं ये दोनों, ताकि मेरे चार्ट फ्रंट पे मेरी कोई बार मिस ना हो और करंट स्टडी चलती रहे, ठीक है। अब ये आइकन है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स मैं आपको आगे लगाना बताऊंगा कि इंडिकेटर कैसे लगाए जाते हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, किन किन। अब जारी बात है कि सारे इंडिकेटर्स हम लोग यूज नहीं करते, तो कुछ चीजें हैं जो हम यूज करते हैं तो वो आपको बता देंगे। या बेसिकली इनमें से ज़्यादातर मोस्टली मैं यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा सिर्फ वॉल्यूम चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ये एक स्टडी है वॉल्यूम की, ये मैं सादा वॉल्यूम भी यूज़ करता हूँ जब तो मैं वो ये उसके ऊपर पूरा एक होगा, या फिर वो VSA का वॉल्यूम है मैं वो लगाता हूँ। तो वो ये एक पूरी स्टडी है, जब इसका टाइम आएगा तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आज की ये बेसिक वीडियो है। ये टाइम फ्रेम हम यहाँ से भी एडजस्ट करते हैं और टाइम फ्रेम की हमें एक ऑप्शन यहाँ पर भी मिलती है, ठीक है। यहाँ से भी अब M1, M5, M15, M30, 1 आवर, ये वही टाइम फ्रेम है। ये यहाँ पर जो इस टाइम फ्रेम के ऑप्शन में मैंने आपको बताए थे ये वो हैं। अच्छा, अब ये आ जाती है, ये बड़े काम की चीज है, ये कहलाती है टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट हम एक खुद से एक चार्ट के ऊपर जो सेटिंग्स बना रहे हैं ना, हम कहते हैं कि हम उसको बना के तो सेव कर दें, तो वो बार बार हमें लगानी ना पड़े। तो हम उसी स्टडी को उठाएं, टेम्पलेट को उठा के लोड करें और वो जो स्टडीज हमने लगाई हुई हैं तो वो सारी की सारी दूसरे चार्ट के ऊपर आ जाए, बार बार हमें लगानी ना पड़े। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने अब ये वाला चार्ट था, बाकी सारे के सारे जो है ना वो ब्लैक बैकग्राउंड में। अब मैं आपको टेम्पलेट बता रहा हूं, बड़ी इजीली आपको समझ आ जाएगी। अब इस एक चार्ट का मैंने कैंडल्स का कलर सेट किया हुआ है, डाउन बार या बेरिश बार रेड होगी, अप बार या बुलिश बार ग्रीन होगी, इनके आउट फ्रेम सारे रेड होंगे और इसके आउट फ्रेम सारे ग्रीन होंगे। तो ये सेटिंग मैंने कर दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं हर जगह पे जिस चार्ट पे मैं क्या करता हूं कि मैं लगाना चाहूं तो मैं हर दफा ऐसे ना करूं कि यहां क्लिक करूं, हर चार्ट पे जाऊं प्रॉपर्टीज में और हर चार्ट पे उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करूं, तो ऐसा मुझे ना करना पड़े। या मैंने जो स्टडीज लगाई हुई हैं, कोई भी लगाई हुई है, तो हर चार्ट में स्टडी जब मैं लगाना चाहूँ ना, तो मैं टेम्पलेट को लोड करूं और वो स्टडी सारी उधर लग जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको राइट क्लिक करना है, ठीक है। इसको अब आपने, मेरा ये बार खुला, ये चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, से स्टडीज तो नहीं लगी हुई, सिंपल मैंने सेटिंग कर दी। मैंने इसको कहा सेव टेम्पलेट, ठीक है। सेव टेम्पलेट में आपने नाम इस तरह से देना है कि जो आप चाह रहे हैं समझना, कि शॉर्टकट में मैं ऐसा नाम दूं कि मुझे फौरन समझ आ जाए। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल नाम देता हूं रेड स्पेस ग्रीन स्पेस, कैंडल को मैं शॉर्ट लिखता हूं CNDL कैंडल, ठीक है, शॉर्ट बना रहा हूं मैं इसका। रेड ग्रीन कैंडल, साथ में वाइट बैकग्राउंड। अब ये मुझे सारा कुछ पता लग रहा है मेरे नाम से कि मैंने क्या इसमें बेसिकली मेरी क्या सेटिंग है। तो मैं इसको ये नाम दे के टेम्पलेट में मैं इसको सेव कर देता हूं।
अब आप ये देखें कि मैंने जब इसको सेव कर दिया, टेम्पलेट्स खोला, तो मेरा इसमें ये नाम शो हो रहा है, रेड ग्रीन कैंडल वाइट बैकग्राउंड। चूंकि मैंने इसमें अभी कोई स्टडी नहीं लगाई, जब मैं स्टडियाँ लगाता हूँ तो फिर मैं स्टडी का नाम भी बीच में दे देता हूँ, VSA या VSA प्लस फलां चीज़, VSA प्लस फलां चीज़, तो वो मैं उस तरह के मैं नाम दे देता हूँ। अब इसका बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसका बेनिफिट, ये टेम्पलेट का बेनिफिट क्या है। ठीक है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये नॉर्मल साइज में जहाँ मैंने एडजस्ट किया तो उसमें आ गई। मैं अब 5 मिनट में आया। अब ये यहाँ देखें, यहाँ स्टडी एक लगी हुई है, ये ट्रेंड लाइन, सॉरी, हाँ जी, मूविंग एवरेज लगी हुई है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरे टेम्पलेट में यहाँ पे मूविंग एवरेज नहीं थी, मेरा ये टैब सेट है। ठीक है, मैं यहाँ से आया, यहाँ पे आके मैंने कहा रेड ग्रीन कैंडल वाइट बैकग्राउंड, उसने ब्लैक खत्म कर दिया। जो स्टडी उसमें लगी थी वो सब, जो मैंने यहाँ पे सेटिंग की हुई थी वो यहाँ पे आ गई। अब मैं 15 में आया, इसमें आप देखें MACD की एक स्टडी लगी हुई है, लेकिन मेरे टेम्पलेट में चूंकि नहीं है, तो मैं अब यहाँ पे आके मैंने किया रेड ग्रीन कैंडल, ये उसमें कन्वर्ट हो गई। टाइम फ्रेम वही रहेगा, टाइम फ्रेम जो आपने सेट किया हुआ है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ आपके चार्ट की डिस्प्ले की सेटिंग, मैं सब पे जो है ना, अब मैं यही कर रहा हूं कि रेड ग्रीन कैंडल मेरा वो सेट हो जाए, वो सब के सब चार्ट पे मैं एक शॉर्ट क्लिक के जरिए, टेम्पलेट के जरिए मैं सब पे सेटिंग कर रहा हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज ये ना टेम्पलेट का ख़ास तौर पे ये हम बहुत यूज़ करते हैं कई जगहों पे, तो वो समझ आ गया होगा, काफ़ी बेहतर। वीकली भी आया, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड है, मैंने चेंज। अब देखें मेरे सारे चार्ट उसी टेम्पलेट के साथ आ गए। ठीक है, अब मैं किसी भी चार्ट पे मैं बार स्टडी लगाना चाहूँ तो वो बार भी आएगी, लेकिन बार भी रेड और ग्रीन में आएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आज आपको बताई इसमें कि ये चार्ट का जो है ना, ये चार्ट का टूल था। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड। मैंने आपको बता दिया था कि स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में यही ऑफ होता है। ठीक है, और मैं इसका स्टैंडर्ड ऑन कर दिया, ये यहाँ से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड आ गया। स्टैंडर्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी की सारी ऑफ भी हो जाती हैं और ऑन भी हो जाती हैं। मतलब स्टैंडर्ड में ये पीछे वाली, सॉरी, टाइम नहीं होता, ये वाली ये आइटम्स होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये स्टैंडर्ड, ये सारी स्टडी होती है। ये हम स्टैंडर्ड जो है ना, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे कि ऑटो ट्रेडिंग क्या है, न्यू ऑर्डर किस तरह, जब आप ट्रेडिंग पे आएंगे न्यू ऑर्डर कैसे लगता है, फिर ये मतलब ड्रा कोई आपने करना है, विंडो का डाटा लेना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये टोटल ये उसकी स्टडी है। तो ये, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था आज का वो चार्ट था। ठीक है, फिर ये आपकी लाइन स्टडीज का जो था, लाइन स्टडीज के अंदर आपका बेसिकली जो है वो टाइम फ्रेम था। सॉरी, लाइन स्टडीज के अंदर आपका ये लाइंस का एरिया है, ये इसमें से आप लाइंस की जो है ना वो सिलेक्शन करते हैं। ये भी जब आगे आएगी तो फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन लाइंस को, ये जैसे लाइन का शॉर्टली बता देता हूँ कि लाइन स्टडीज क्या होती है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी नहीं बताऊंगा फिलहाल, लेकिन लाइन स्टडीज में ये एरो है तो एरो। अब हम बात को स्टडी करते हुए हेयर कर्सर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रॉस हेयर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस हेयर जब हम लेंगे तो ऐसे ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम रख के ना किसी जगह पर मैं इसका से साइज छोटा करता हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पर जब मैंने रखा तो मुझे ये एक एरिया मार्क होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा कि वो क्या करती है। तो ये हेयर कर्सर हमने ले लिया, फिर ये वर्टिकल लाइन यहां ला के क्लिक किया तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाती है। बेसिकली मेन लाइन हमारी ये होती है कि ये हमारी लाइन जो इस्तेमाल होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आपने क्लिक कर दिया है
और इस लाइन को आपने एडिट करना है। तो कैसे एडिट करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये लाइन देखें डॉट यहाँ पे लग गई, ये लाइन सिलेक्शन में आ गई। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस का तो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज में ये उसका नाम दे रहा है, आप कोई नाम चेंज करना चाहें कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लाऊं तो वो नाम डिस्प्ले करे तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहां से आप कलर इस लाइन का चेंज करना चाहें, अगर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम की लाइंस को उठा के एक जगह पे कंसोलिडेट करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हर टाइम फ्रेम के ना हिसाब से उसका एक अपना कलर हो और वो मैं कलर से सिर्फ देख के मुझे पता लग जाए कि ये 1 आवर है, ये 4 आवर है या डे है। यहाँ से आप लाइन की थिकनेस और स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ओके करेंगे, देखिए कलर चेंज हो गया, थिकनेस इसकी बढ़ गई। और इसके अंदर जब मैं आपको आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल वो एक स्टडी पे लाऊंगा तो फिर आपको मैं पता। फिर ये हमारी एक लाइन है जो तिरछी लगती है, स्ट्रेट नहीं होती। मींस कि ये हमारे ना ट्रेंड के लिए होती है, ब्रेकआउट के लिए ये लाइन हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। इन लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है, किन बेसिस पे ये ड्रॉ होती हैं, ये आगे आपको बताऊंगा। आज सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये MT4 के बेसिक के अंदर ये लाइन ड्रॉ कैसे होती है। अब मैंने इस लाइन को मैं डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करके मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ले ली, इसके ऊपर राइट क्लिक करके नाम लेना चाहें वो लगा दें। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्राउन कर दिया। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं, तो मैं ओके करूंगा तो ये लाइन का कलर प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ये बेसिकली ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड के लिए। कई दफा आप देखते होंगे ना जो कहते हैं ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब मैंने दूसरी ड्रॉ की तो उसका भी कलर उसने यही दिया। आप कलर चेंज करना चाहें इसके ऊपर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज पे आए और यहां से जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स भी होते हैं लेकिन इसमें हम पैरामीटर्स को यूज नहीं करते, ज्यादातर छेड़ते नहीं है। हाँ, इसमें आप पैरामीटर्स का मैं आपको जाके आगे बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जो ड्रॉ होती है इसके हम पैरामीटर वैल्यूज कई दफा हम चेंज करते हैं एक्यूरेसी के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। कि अगर मैं कहता हूँ मैंने एक फिगर आउट ली है, मैं कहता हूँ ये 78.177 पे ना आए बल्कि ये 78.55 पर आए। मैंने क्रॉस हेयर से एक वैल्यू ली और मैं इसको ठीक करने के लिए बजाय इसके कि मैं इसको लाइन को कैच करके ऊपर करूं नीचे करूं सेट करूं, तो मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी और ये देखिए ये डायरेक्ट 78.55 पे चली गई, ठीक है। एक मेथड तो मेरे पास ये भी था कि मैं इसको कैच करता, माउस से कैच करके ड्रैग करता ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कैच करके सेट कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रही, 44 पे आई, 37 57 पे चली गई। तो मैं कहता हूँ मैंने ये क्रॉस हेयर से मैंने एक स्टडी उठाई कि मुझे ये लाइन यहाँ चाहिए, ये पॉइंट बन रहा है 76.87 का, तो मुझे ये वैल्यू यहाँ चाहिए 76.87 की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाके क्रॉस हेयर में इसकी वैल्यू को 76.87 पे किया तो ये देखें ये डायरेक्ट वहां पे चली गई। बेसिकली मैं इस एरिया को मार्क कर रहा था। ये एरिया मैंने क्रॉस हेयर जब लेते हैं तो बारीक साथ साथ मूव कर रही होती है तो हमें वो एरिया दिखा रही होती है और हम एरिया को सर्च करके उसकी वैल्यू उठा रहे होते हैं। ये एंड पे देखें, इस साइड पे आपको इस साइड पे आपको ये देखें ये वैल्यू शो कर रहा होता है। हम इस चीज को देख, जब हमने देख लिया कि ये मतलब ये एरिया हमने ये वैल्यू लेनी है तो हम इस वैल्यू को स्टडी करने के बाद क्रॉस हेयर को जब भी माउस के ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस हेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ कोई भी, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया डबल क्लिक के साथ, राइट क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पर मैं कहता हूँ 77.89 एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, मैंने इसकी वैल्यू चेंज की और ये वैल्यू ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये देखें ये वाला एरिया था जिसको मैं मार्क कर रहा था, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पता लगेगा। फिर इसमें लाइंस के अंदर एक्सपोनेंशियल आता है, फिबोनाची आती है, ड्रॉ टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट कॉलम। इनका फिबोनाची का जब कभी बताऊंगा आपको भी, लेकिन फिबोनाची को हम
कुछ पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना ये सारी लाइन स्टडी में आती हैं। ठीक है, फिर लाइन स्टडी के अंदर ये आपने कुछ चीज़ चार्ट के ऊपर ड्रा कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, या चार्ट आपने लेके फिर उसकी पिक्चर लेके आपने कहीं सेंड करनी है, तो आप कहते हैं कि ये चेक साइन यहाँ पर आ जाए, तो ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चेक साइन आ गया। मैं दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ कोई और साइन, तो आपने मतलब मैं कहता हूँ कि ये अप एरो आए या अप एरो ना आए, मैं यहाँ पे देता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अप एरो आ जाए, और मैं अगर इसको कैच करके रखूंगा तो जितना बड़ा अप एरो जहाँ पे लाना चाहूंगा मैं वो अप एरो लेके आऊंगा। ये मैंने कैच करके यहाँ छोड़ा तो अप एरो यहाँ पे आ गया। अब मैं से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाउन एरो लेना चाहता हूँ, एरो डाउन, मैं ये लेके अब मैं यहाँ पे एक एरो डाउन लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कैच करके रखा हुआ है, जहां मैंने लगाना है वहां रख के मैंने इसको ड्रॉप किया तो लग गया। अब इस एरो डाउन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं एरो प्रॉपर्टीज को मैं इसकी मैं कलर चेंज करना चाहूँ, मैंने उसको डबल क्लिक करके सेट कर लिया, फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ले ली, मैंने कहा इसका कलर आए ब्लैक कलर का, और थिकनेस इसकी ज़रा मोटी हो। ठीक है, पैरामीटर्स में इसकी भी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अमूमन करते नहीं है, तो मैंने ओके किया। ये देखें पैरा अब ये ब्लैक कलर में हो गया। ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, बाज़ वक़्त अपनी स्टडी में भी लगाते हैं कि ये हम एरिया मार्क कर रहे हैं, जब चैनल हमने ड्रॉ करने होते हैं कि यहाँ से डाउन गई है और यहाँ से अप गई है, तो ये लाइन की एक ऑप्शन थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरह व्यू के अंदर अब टूल बार्स के अंदर टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, लाइन स्टडीज मैंने आपको बता दी, चार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चार्ट्स के ऊपर जो काम होता है वो क्या है। स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड जो ये वाली सेटिंग्स थी पीछे, तो वो क्या होती हैं उनके बारे में बता दिया। हाँ, अगर अब चीज़ें अब रह गया इसके अंदर कस्टमाइज में हम स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें टिक हुई हैं, तो ये देखें ना आपको सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। मैंने स्टैंडर्ड को ऑफ किया तो वो जो स्टैंडर्ड वो जो थे जिसमें मैं टाइम फ्रेम और वो मुख्तलिफ चीज़ें करता था वो सब ऑफ हो गई हैं। तो मैंने व्यू में आके टूल्स बार में आके स्टैंडर्ड को ऑन किया तो ये जूमिंग जूम आउट चार्ट टाइप ये ऑन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं कस्टमाइज मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मुझे यहाँ शो नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, टूल बार में आके मैं कस्टमाइज पर आऊँगा। अब कस्टमाइज पे फॉर एग्जांपल देखें, मुझे यहाँ पर प्रिंट का शॉर्टकट नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ प्रिंट भी या प्रिंट प्रीव्यू नहीं मिल रहा, तो मैं करता हूँ ये प्रिंट प्रीव्यू और मैं करूँगा इंसर्ट। तो ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू इसके अंदर आ गया है, इसमें कहीं ना कहीं अभी ऐड हुआ होगा प्रिंट प्रीव्यू। ये ऐड हुआ है। ठीक है, अब मैं ये सॉरी प्रिंट का ऑप्शन हुआ है। अब मैं एक फुल स्क्रीन की ऑप्शन है, मैं ये भी आपको बताता हूँ चार्ट को, मैं कहता हूँ फुल स्क्रीन ऐड हो जाए। ये देखें ये फुल स्क्रीन ऐड हुई है। ठीक है, मैंने अब मैं से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां से यार मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, न्यू ऑर्डर मुझे यहां पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये मैंने सेटिंग कर ली, और अगर मैंने ऑप्शन मुझे ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करूंगा क्योंकि मैं इसको चेंजेस नहीं चाहता, या मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया था फुल स्क्रीन, तो वो मैं कहता हूँ मैं ऐड करके आपको बता दूं फुल स्क्रीन क्या करती है। कस्टमाइज प्रिंट तो प्रिंट के लिए काम करेगा, आपको पता है मैंने प्रिंट ऐड किया तो इंसर्ट हो गया प्रिंट। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने अल्लाह भला करे इसमें फुल स्क्रीन ऐड हुआ है, तो मैं क्लोज किया तो ये देखें फुल स्क्रीन आया हुआ है। फुल स्क्रीन क्या करता है, फुल स्क्रीन हमें ऑप्शन देता है कि फंक्शन F11 फंक्शन का बटन और F11 या बाज सिस्टम जो पुराने हैं तो उसमें सिंपल F11 प्रेस करेंगे
तो मेरे में चूंकि मेरा सॉरी F11 जो है ना मेरा वो काम ही फंक्शन के साथ करता है मेरे लैपटॉप में। नहीं तो जो पुराने लैपटॉप है जिनमें फंक्शन की ऑप्शन नहीं है तो वो सिंपल F11 क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, ये जहां पर हमने चार्ट को फुल डिस्प्ले करना, अब वापस हमने करना है तो वो वही हिसाब है कि F11 प्रेस करेंगे सिंपल, या मेरे में जैसे मैं फंक्शन F11 करता हूं तो इसमें आ जाऊंगा। अब मैं इसी चीज को यहां से, ये मेरे पास शार्ट आ गया, मैंने इसको क्लिक किया, फुल स्क्रीन में चला गया, ठीक है। और यहां पर अब उसके सारे बटन खत्म हो गए हैं तो मैं F11 को प्रेस करते हुए, या जिनके नए सिस्टम है, हर सिस्टम में अपना देखना है कि उसका F11 बेसिकली ना ये F11 के साथ चलता है। जिन सिस्टम में खाली F11 सिंगल वर्किंग, अब जैसे मेरे लैपटॉप में F11 के ऊपर लाइट का शेड भी है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं अगर उसको सिंपल प्रेस करूं तो वो स्क्रीन ब्राइटनेस को जो है ना वो डिम और फास्ट करेगा। तो अगर मैंने F11 का उससे लेना है तो आप लोगों को कहीं पता ही होगा कि फंक्शन को, बटन को प्रेस करते हुए मैं F11 दबाऊंगा तो मेरा F11 का बटन काम करेगा। अच्छा, ये मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको व्यू के अंदर लैंग्वेज बता दी, टूल बार्स बता दिए, ठीक है। फिर एक चीज मैं शॉर्टली बता देता हूं, स्टेटस बार। स्टेटस बार ये चीज है, ये जो बार नीचे आ रही है जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये वाली बार, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये चीज आ रही है। आपने जो प्रोफाइल नेम मैंने लास्ट वीडियो में सेव करना बताया था आपको कि प्रोफाइल हम एक बनाते हैं, जैसे मैंने मुख्तलिफ ये सारे टैब ऐड कर लिए थे, मुख्तलिफ टैब ऐड किए थे, तो ये इनको हमने एक प्रोफाइल नेम दे दिया था। जैसे मैंने इसको उस वक्त मैंने GBP USD दे दिया था 7 टैग्स के नाम से। तो इसमें ये होता है स्टेटस बार जिसमें ये शो कर रहा है, और नीचे ये पोजीशन यहां पर शो कर रहा है आपके सर्वर के साथ कनेक्टिविटी और डाटा की इनकमिंग और आउटगोइंग जो मूव हो रही है, यहां से आपको पता लगता है कि आप कनेक्टेड हैं अपने सर्वर के साथ। और यहां से आपको एक ऑप्शन ये भी होती है, बाद का सिस्टम आपका कनेक्ट हुआ होता है लेकिन ना कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जैसे संडे रहता है, मार्केट बंद है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा, आपके पास कनेक्शन, आपका कनेक्ट हुआ हुआ है, डाटा आपने सबको दिया हुआ चल रहा है, आप इसको रीस्कैन सर्वर की ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने रीस्कैन सर्वर किया, देखे 1059 वैल्यू कर दी। चूंकि मार्केट आज ऑफ है तो इसलिए ये डाटा मूव नहीं कर रहा। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है दूसरे सर्वर्स पे शिफ्ट होने की। तो मैं कहता हूं अभी 05 पर हूं, DC05 पर, तो ये कनेक्ट DC07 पर, तो देखे नो कनेक्शन पे गया और अब ये DC07 पे कनेक्ट हो गया। अगर कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यू हो रहा है, तो आप यहां से जो आपके रिलेटेड सर्वर होंगे ना आपके अकाउंट के मुताबिक, वो आपको शो करेगा। अब मैं इसको कहता हूं DC डेमो 02 DC02 पे कनेक्ट करे, मुझे नो कनेक्शन में गया और साथ ही कनेक्ट हो गया और वहां की बाइट्स उठाई इसने, और ये आप देखें टिक में बता रहा है। फिर उसके बाद रीस्कैन सर्वर तो ऑटो करता है, यहां से भी आपके पास लॉगिन की ऑप्शन होती है, तो लॉगिन तो हुए मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था, तो ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने आपको व्यू के अंदर मैंने आपको स्टेटस बार बता दिया। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो ये देखिए नीचे से वो बार ऑफ हो गया, ठीक है। मैं जाके इसको फिर चेक कर देता हूं तो ये हो गया। अब चार्ट बार आपके ये वाले हैं जो आपको टैब शो कर रहे हैं ना, तो मैं यहां से जाके चार्ट बार को ऑफ करता हूं तो ये देखें ये टैब खत्म हो गए, बस जो एक चार्ट खुला हुआ है वही आपके सामने। लेकिन इन चीजों को हम यूज नहीं करते क्योंकि हमें टैब तो चाहिए होते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको एक ही चीज बता जरूर दूं कि ये ना कहें कि हमें MT4 के ऊपर डिटेल नहीं दी, मैं आपको एक एक चीज इसकी बता रहा हूं। लेकिन हमें ये चार्ट बार चाहिए होते हैं ताकि ये हमारे हर किस्म का टैब जो है ये शो होता रहे, ये सामने आता रहे। ये वाला टैब जो है ये टैब है, अगर मेरा माउस रिकॉर्डिंग में आता है कि नहीं, ये देखिए जी, ये वाले टैब जो है, ये वाले टैब जो है, जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये टैब चले जाएंगे। व्यू में जाके चार्ट बार को ऑफ किया तो वो टैब चले गए, ठीक है। व्यू में जाके चार्ट बार को ऑन किया तो टैब आ गए, ठीक है। आज की वीडियो मेरे ख्याल में ये भी काफी लेंथी हो गई है,
काफ़ी है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह व्यू में ही शुरू करेंगे, सिंबल से मार्केट वॉच और बाकी चीज़ों के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक नियति के साथ आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं गलती हो जाती है, कोई बात बुरी लगे तो माज़रत पहले, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।